नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं नाबार्ड के चेयरमैन जी.आर. चिंताला साहब। खास बातचीत के लिए जी बिजनेस के साथ जुड़े हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिंताला साहब, जी बिजनेस पर वक्त देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, और आपको सबसे पहले बधाई कि आपका 48 फाउंडेशन डे है नाबार्ड का, और इस बार की आपने थीम रखी है रिजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एमिडेस्ट पैंडेमिक। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस थीम के पीछे आपका मकसद क्या है, और इस थीम के तहत अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं। पहले धन्यवाद फॉर दिस शो। और आज हमारा 40th फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन हुआ, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 50th फाउंडेशन डे आल्सो इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। और आज का थीम रेजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पोस्ट पैंडेमिक। आपको मालूम है पैंडेमिक का टाइम में पिछले साल से अभी तक लगातार देश में इतना नुकसान हुआ और लॉकडाउन भी हो गया, ये सब हो गया। लेकिन लास्ट ईयर पूरा साल में दूसरा सब सेक्टर्स में थोड़ा घाटा हुआ था, लेकिन एग्रीकल्चर वाज परफॉर्मिंग सो वेल, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ सीजन पॉइंट। और moreover last year monsoon was so good, so इसका वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस वाज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। और लेकिन ये अच्छा मानसून का फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने बहुत कदम उठाया था, और उसका वजह से हमारा प्रोडक्शन has crossed 305 million tons सिर्फ फूड ग्रेन्स का है, और रिमेनिंग सब चीजों में भी बहुत सा ये हो गया। और ये साल भी अभी हमारा जस्ट मार्च 31 तक जो लोग सोचा था पैंडेमिक चले गया, लेकिन फिर अगेन अप्रैल 6 से आ गया, और उसका वजह से ये पिछले 2 महीने थोड़ा उछल कुचल हुआ था, लेकिन फिर अगेन सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है। हमारा इंडियन मानसून का सीजन शुरू हो गया, दो बीच में थोड़ा मानसून कुछ 15-20 दिन के लिए कम हुआ, लेकिन फिर भी अगेन रिसर्जेंस हुआ है। इसका वजह से हमें लगता है ये साल में भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने नाबार्ड का तरफ से, इंडियन बैंकिंग का सिस्टम का तरफ से पूरा तरह हमारा क्रेडिट का ऑपरेशंस का लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको मालूम है ये साल का हमारा क्रेडिट टारगेट है, पूरा देश का एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इज 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्रेडिट टारगेट है। लेकिन नाबार्ड उसमें हमारा एक शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर ऑपरेशन हम रिफाइनेंस देता है कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को। लास्ट ईयर हम 90,000 से बढ़कर हमने 1,30,000 करोड़ तक दिया था, और इस साल हम उससे भी बढ़ा के शायद 1,40,000 या 1,50,000 तक देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये फार्मर्स को अपना गाय भैंस बकरी ये सब खरीदने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करने का, ये सब के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस देता है कंसेशनल रेट में, उसके लिए भी हम विशेष प्रबंध कर दिया, तो वो भी देने का भी कोशिश कर रहा है। तो इसका वजह से ये कोविड का टाइम कुछ भी रोक सकता है, लेकिन हमारा भूख है तो रोक नहीं सकता है, तो सब लोग खाना ही खाना है। तो उसका वजह से तो फूड प्रोडक्शन करना या उसके साथ साथ दूसरा चीज भी प्रोडक्शन करना बहुत हमारा सबका फर्ज है। और ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट का बहुत जरूरी है। इसीलिए हम नाबार्ड का तरफ से हमारा पूरा प्रयास कर रहा है अनइंटरप्टेड क्रेडिट फ्लो के लिए, और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पैंडेमिक में जो दिक्कतें आई हैं खास करके रूरल एरियाज़ में, उसको आप लोग दूर करने के लिए बहुत हद तक आपने काम आप कर रहे हैं, और आपने कहा कि आपने अपना लैंडिंग का टारगेट भी बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात है सर। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये जो आपने लैंडिंग का टारगेट बढ़ाया है, इसके लिए और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ब्याज दरों को लेकर के? पहला सवाल तो ये कि क्या उसमें भी कुछ रियायत दी जा रही है, और दूसरा इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे ग्रामीण इलाकों के जो फार्मर हैं वो ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है, जो नाबार्ड की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाने के लिए कैसे अप्रोच करना है। तो इजीली वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं नाबार्ड की इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, ये जरा बताएं सर। और लैंडिंग का तरीका क्या होगा, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आप। और लैंडिंग का करने का पहले ब्याज का दर कम करने के लिए आपको मालूम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो उसका माध्यम से
नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक आरआरबीज का ये इंटर सबवेंशन स्कीम का हम थ्रू दैट वी विल डिस्पेंस द क्रेडिट, वो सबवेंशन अमाउंट है, उसका वजह से आजकल इंडिया में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण उनका लिमिट तक सिर्फ 4% का ब्याज ही होता है, और ये सब करने में नाबार्ड और दूसरा बैंक को भी अपना काम कर रहे हैं। तो और ये एक काम है विशेष रूप से हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बताया था फार्मर्स को दूसरा क्या काम हो सकते हैं, क्योंकि अगेन जैसा मैं बताया था लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, उसका सिंचाई का प्रावधान करना है या ऐसा कुछ ड्रिप इरिगेशन करना है या गाय बकरे खरीदने हैं, कुछ भी हो, ये सब के लिए भी हमारा एक लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस कैपिटल फॉर्मेशन करके उसमें भी हम विशेष रूप से बहुत कम ब्याज में बैंकों को पैसा देता है, तो बैंक इंटर्न ये सब बेनिफिशियरीज को पास ऑन करता है। और आप जो पूछा वो सही है, तो नाबार्ड का स्कीम्स को कैसा फायदा उठाएंगे? नाबार्ड एक्चुअली डायरेक्ट फाइनेंसिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन नाबार्ड का रिफाइनेंस वजह से हर एक बैंक ने एक फायदा उठा के लोगों को सस्ते में पैसा देता रहता है क्रेडिट का। और इसमें हमारा डीडीएम्स एक्चुअली नाबार्ड का हर जिले में देश में हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं। ये डीडीएम्स उधर का मे बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी, बैंकों से भी और गैर गवर्नमेंट का संस्था से भी पूरा काम करता है, एमएफआई से, एनजीओ से, सबसे। और जो एक्चुअली हम काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का में भी नया चीज है, वो सब ऐसा फार्मर्स का पास लेके जाने का बहुत सा हमारे पास एक ना मे भी फाइनेंशियल लिटरेसी का भी स्कीम है, नहीं तो एक एसएचजी का स्कीम है, जेएलजी का स्कीम है। ये सबका माध्यम से सब फार्मर्स को या महिलाओं को हमारा स्कीम्स का बारे में जानकारी देते रहते हैं, और उससे वजह से तो हमारा डीडीएम्स ने सबको बैंक में भी जुड़ने का काम भी करता है। और ये 2-3 चीजों का वजह से एक्चुअली नाबार्ड का जो भी स्कीम है सब फार्मर्स को और ग्रामीण महिला को पता ही चलता रहता है और वो फायदा भी उठाता है। राइट। तो ये आपने डिटेल में बताया कि कैसे कोई इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। अब मैं अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में एफपीओस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्केट से जोड़ने के लिए, मजबूत प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एफपीओस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफपीओस की भूमिका आप क्या देख रहे हैं, और क्या एफपीओस को मजबूत करने के लिए नाबार्ड की तरफ से भी कुछ प्रयास हो रहे हैं क्या फाइनेंशियली? पहले एक्चुअली हम आपको बोलने में हमको बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि एफपीओस का कॉन्सेप्ट नाबार्ड और एसएफईसी दोनों ने एक समय में शुरू कर दिया 10 साल पहले, और नाबार्ड ने खासकर अपना ये कॉन्सेप्ट को पायलट का रूप में उसको विस्तार रूप से किया था पूरा देश में। आज तक 5000 एफपीओस नाबार्ड ने गठन कर दिया, और ये 5000 में ऑलमोस्ट 2500 से लेके 3000 तक एक्चुअली ऑलरेडी हमारा बैंकों से भी, नहीं तो नाबार्ड का सब्सिडरी से भी ऑलरेडी फायदा भी उठा रहे लोन्स के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब अच्छा प्रगति देखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम लागू कर दिया, 10,000 एफपीओस का स्कीम आने वाला 3-4 सालों में। ऑलरेडी पहले साल में 600 ग्रुप्स नाबार्ड ने कर दिया, और पूरा इंडिया में अगर 2000 ग्रुप्स लाया है। और लेकिन एक है आप जो बताया था एफपीओ, क्योंकि आजकल इंडिया का एक एग्रीकल्चर में, कृषि का क्षेत्र में एक ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ने का वजह से ये फार्मर्स का फैमिलीज में भी लोग बढ़ रहा है, उसका वजह से लैंड होल्डिंग का साइज कम होते जा रहा है। जब ये लैंड होल्डिंग का साइज कम होते जा रहा है तो उसका एक बार्गेनिंग पावर भी कम होता है, और उसका कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने में भी बड़ा दिक्कतें होता है। अगर ये दोनों चीज को अगर मद्देनजर रख के हम काम किया तो उसको ऐसा लगता है ये पूरा फार्मर्स को ये प्लेटफॉर्म में लेने का, ये पूरा प्लेटफॉर्म के कलेक्टिवाइजेशन अप्रोच में देने का, और उसका वजह से ये लोगों को एक इनपुट्स खरीदने में भी मुनाफा होता है, और आउटपुट बेचने का, उसका प्रोड्यूस बेचने में उसको ज्यादा पैसा भी मिलता है, और बीच में एक्चुअली वो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो ये सब का देख के एफपीओ को हम बहुत सा प्रोत्साहन दे रहा है। और इसमें अभी तक हमने देखा है, क्योंकि हम बीच में एक मिड टर्म स्टडी भी करवा दिया था, और उसमें तो हम 4-5 स्टेटों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सब में कर दिया। कम से कम 35 से लेके 45% तक लोगों का फायदा हुआ था एफपीओ में आने के बाद, क्योंकि
10-15% उसको एक इनपुट्स का में कम ब्याज में कम दर में मिलता है, और आउटपुट का है तो बहुत सा फायदा मीन्स 20-25% ज्यादा है तो मिलता ही रहता है। तो ये और मोरओवर ये सब एफपीओस मिलके कुछ प्रोसेसिंग का भी और डायरेक्ट मार्केटिंग का भी कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग तो एक्सपोर्ट्स में भी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पूरा भारत देश में एग्रीकल्चर एफपीओ का में भी आगे पीछे घूमता रहता है, और इसीलिए हम आज से हमारा अभियान पहले भी शुरू किया, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से कर रहा है। और इसके साथ साथ ये क्रेडिट गारंटी फंड पहले बार देश में एक्चुअली क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एग्रीकल्चर का हमने लागू कर दिया, और ये नाबार्ड में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाबार्ड मिलके क्रेडिट गारंटी फंड का ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया। इसका वजह से जो एफपीओ 2 करोड़ तक लोन लेता है उसको 75% तक हमने गारंटी देता है, और अगर 1 करोड़ तक है तो 85% तक गारंटी देता है। तो इसका वजह से अभी बैंकों को ये एफपीओ को वर्किंग कैपिटल या में भी दूसरा तरीका का फैसिलिटी देने में कुछ संकोच ना रहेंगे करके ये हमारा उम्मीद है, और ऑलरेडी ये और में बढ़ भी रहा है सर। राइट सर, ओके। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी बड़े पैमाने पर लैंडिंग कर रहे हैं, तो आप जरा बताएं कि आपका फंड भी मतलब सुरक्षित रहे, उसका गलत इस्तेमाल ना हो या एनपीए में तब्दील ना हो जाए, इसको लेके क्या कुछ लैंडिंग को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं आप? पहला सवाल। दूसरा ये कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को लेकर किसानों को अवेयर करने के लिए, एफपीओस को अवेयर करने के लिए क्या नाबार्ड की तरफ से कोई सेपरेट कैंपेन चलाने की योजना है या चल रहा है क्या इस वक्त? पिछले क्वेश्चन से लेकर नाबार्ड का तरफ से ये एफपीओस का कैंपेन, नाबार्ड ये अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम आने के पहले तक नाबार्ड ने खुद अपना पैसे से ही लोगों को में भी हर एक एफपीओ को 9-10 हजार देके उसको पूरा गठन कर रहा था, और 9 लाख तक। और अभी हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम आ गया था, उसका वजह से हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी भी बन गया, तो उसका वजह से ये भी हो रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट का फंडिंग में भी ये अलग सा चीज है, लेकिन फार्मर्स को एक संगठित करना, एक ग्राउंड लेवल में अवेयरनेस लेके आने का हमारा डीडीएम्स और ये एनजीओस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से इतना कोशिश हो रहा है। आज का दिन शायद इंडिया में ऐसा कोई गांव नहीं है जिधर एटलीस्ट एफपीओ के बारे में ना सुना है करके हमें तो ये नहीं यकीन नहीं करता है, क्योंकि इतना तक पहुंच गया, और बहुत सा लोग अभी उत्साह दिखा रहा है दैट ये कैसा हम एफपीओस में आएंगे और एफपीओस में जोड़ेंगे और उसके साथ ये सब फायदा उठाएंगे करके। तो ये एक है। और दूसरा प्रश्न आपने बताया था हमारा फंड सुरक्षित है। आपको मालूम है नाबार्ड का एक ऐसे, नाबार्ड इज रिफाइनेंसिंग एजेंसी, तो फंड्स का अभी तक दिक्कत हुआ ही नहीं है और हो जाएगा भी नहीं है। और हम स्टेट गवर्नमेंट को भी लेंडिंग करता है, और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के भी करता है, बैंकों का भी करता है, और हम एनबीएफसी एमएफएस को डायरेक्टली भी करता है। उधर भी अभी तक हमारा है तो फंड्स का सुरक्षित है, और इसका वजह से बहुत सा फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है। राइट सर, ओके, बहुत शुक्रिया जीआर चिंताला साहब आपका जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि आगे की प्लानिंग नाबार्ड की है क्या। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।